नमस्कार दोस्तों, केडी कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उमाकांत आनंद और आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कॉमर्स का एग्ज़ाम हुआ था, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर था 46, उस पेपर को हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हमने एक पार्ट 1 आप ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिस पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस जो कॉमर्स के कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस किया था। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस वो डिस्कस किए थे जो कि इलेक्टिव फर्स्ट के अंदर आते हैं। तो अगर आपने अभी वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जाके आप उस लेक्चर को भी देख लें, और उसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही दे रखा है। तो वहाँ से जाके आप पहले फर्स्ट लेक्चर को देख लें ताकि कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है। हालांकि अभी जो नया सिलेबस आया है उसमें पैटर्न में चेंज हो गए हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ 70 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे आपसे, मतलब क्वेश्चन तो एक्चुअली में 100 आएंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन जो होंगे वो जीएस पोर्शन के होंगे और 70 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके कॉमर्स सब्जेक्ट के होंगे। इससे पहले क्या होता था कि 70 जो क्वेश्चंस थे वो फर्दर डिवाइडेड थे 2 पार्ट में। दैट मीन्स कि 70 में 50 जो होते थे कॉमन क्वेश्चंस होते थे और 20 क्वेश्चन जो होते थे वो इलेक्टिव से आते थे। और इलेक्टिव में आपके पास 4 इलेक्टिव हुआ करते थे, जिसमें एक अकाउंट्स का होता था, मार्केटिंग का होता था, ह्यूमन रिसोर्स का होता था और इसके अलावा एक इंटरनेशनल बिजनेस का। तो इन 50 तो ये करने थे और 20 क्वेश्चन इन 4 में से किसी एक इलेक्टिव को सॉल्व करके करना था। ये पुराना पैटर्न है। हम लोग जो क्वेश्चन एडवर्टीजमेंट नंबर 47 की डिस्कशन कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों ने अभी तक सिर्फ 50 और 20 यानी 70 क्वेश्चंस पे बात करी थी, उनके डिटेल्ड सॉल्यूशंस को देखे थे। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बचे हुए 60 क्वेश्चंस यानी कि जो हमारे 3 इलेक्टिव बचते हैं इनके 20 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे आज डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो काफ़ी अहम लेक्चर होने वाला है। पूरा लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो मेक श्योर कहीं ना कहीं आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं यूपीएचएससी असिस्टेंट कॉमर्स के तो उस लिहाज से आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है लेक्चर। तो पूरे लेक्चर को देखिएगा और हम एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो इलेक्टिव 2 है आपकी वो मार्केटिंग की यूनिट है और मार्केटिंग यूनिट से भी 20 क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे, विच सब्जेक्ट इज रिलेवेंट टू द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी के लिए रिलेवेंट है, उससे संबंधित है। तो आप जानते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे हम एक कस्टमर की स्टडी करते हैं, यानी कस्टमर के बिहेवियर की स्टडी करते हैं एक मार्केट के अंदर कि कस्टमर कैसे बिहेव करता है, क्या प्रोडक्ट खरीदेगा, कब खरीदेगा, कहाँ से खरीदेगा, वो किस तरीके के प्रोडक्ट खरीदना पसंद करता है। तो इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखें तो जो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर में हम कंज्यूमर के सारे एस्पेक्ट पे बात करते हैं। उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट को भी समझते हैं, सोशलॉजिकल एस्पेक्ट पे भी बात करते हैं एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे भी बात करते हैं, तभी जाके हम किसी कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ पाएंगे। दैट मीन्स कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका थोड़ा सा आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, इसका कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में कहा गया कि कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। जब हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं तो उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बात करते हैं। इसके अलावा उसकी हम इकोनॉमिक डिमांड की बात करते हैं कि उसकी क्या डिमांड है, उसकी क्या सप्लाई है, किस टाइप के प्रोडक्ट की वो डिमांड बेसिकली करता है, किस प्रोडक्ट का उसे मतलब जेन्युइनली किस प्रोडक्ट को किस जगह पे खरीदता है, कब खरीदता है, उसका जो ओवरऑल सिस्टम होगा, उसका जो प्रेफरेंस होगा, जो डिसीजन मेकिंग होगा। देखिए कुछ कस्टमर्स होते हैं जो मॉल से प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉर्मल शॉप से लेना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों की बेसिकली स्टडी करना जो है आपका वो क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो साइकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिकल सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए अवेलेबल है। क्वेश्चन 2 देखें अगर, तो इसमें कहा गया है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे शॉर्ट में हम पीडीएस बोलते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, मार्केटिंग सिस्टम का है, रिटेलिंग का है, इंडस्ट्रियल का है या सेलिंग का है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, बहुत बेसिक सा सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूशन किन चीज़ों के माध्यम से होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा रिटेलर्स के माध्यम से होता है। तो दैट मीन्स इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमेशा उसको कौन डील करता है, हमेशा रिटेलर्स डील करते हैं। जैसे अगर आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जो कंट्रोल होते हैं गाँव में, शहरों के अंदर जहाँ पर राशन मिलता है, तो बेसिकली कुछ पार्टिकुलर दुकानें होती हैं गवर्नमेंट की, जिसे हम कह सकते हैं कंट्रोल, वहाँ से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है गुड्स वगैरह। तो अल्टीमेट ये क्या है, ये अपने आप में एक रिटेलिंग सिस्टम है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से फूड ग्रेन्स वगैरह या इसके अलावा और भी जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं वो डिलीवर की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपकी स्क्रीन पे है। इसमें है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइस प्रैक्टिस
इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइस प्रैक्टिस इज नॉट परमिसेबल इन इंडिया। भारत के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी प्राइस की जो प्रैक्टिस है वो परमिट नहीं है, भारत ने उसे बैन कर रखा है। पहला ऑप्शन पेनिट्रेशन, दूसरा है स्कीमिंग, तीसरा है प्रीडेटरी, चौथा है नन ऑफ दीज। तो चार ऑप्शंस में से जो ऑप्शन सही है वो है आपका प्रीडेटरी, क्योंकि भारत के अंदर प्रीडेटरी प्राइसिंग जो है वो बैन है। प्रीडेटरी क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। पेनिट्रेशन प्राइसिंग सिस्टम एक ऐसा प्राइसिंग सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि इनिशियल स्टेज पे प्रोडक्ट के प्राइस को बहुत कम रखा जाता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका मार्केट शेयर बढ़ता है आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, ये होता है पेनिट्रेशन। स्कीमिंग प्राइसिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके अंदर क्या होता है कि शुरुआत में हम लोग अपने प्राइस को बहुत ज़्यादा रखते हैं और शुरुआत में ही मेरी कोशिश होती है कि हम अपने प्रोडक्ट से मैक्सिमम प्रॉफिट कमा लें। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मूवीज़ का ले सकते हैं। जब मूवी रिलीज़ होती है तो उसका टिकट शुरुआत में महंगा होता है और फिर धीरे धीरे करके उसका टिकट सस्ता होता है और इवन कुछ दिन के बाद मूवी फ्री आ जाती है। जो प्रीडेटरी प्राइसिंग है ये जो है थोड़ा सा अलग टाइप की प्राइसिंग है। इसकी हम बात करें तो इसका सिस्टम क्या है कि इसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट को अपनी जो कॉस्ट है उससे भी नीचे जाके सेल करते हैं। दैट मीन्स कि हम अपने प्रोडक्ट को बहुत ही कम रेट पे सेल करते हैं, बहुत ही लोवेस्ट रेट पे सेल करते हैं और कोशिश क्या होती है कि हम कंपटीशन को ख़त्म करके मार्केट के अंदर अपना मार्केट शेयर बढ़ाएं। तो ऐसी जो प्रैक्टिस है बेसिकली वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या है मतलब अलाउ नहीं है। आप इस तरीके की प्राइसिंग देश के अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब आप इस एग्जाम्पल में मुझसे ये मत पूछिएगा कि जो जियो है उसने 6 महीने तक क्यों हमें फ्री मिनट दिया हुआ था, अगर ऐसी कोई पॉलिसी हमारे देश के अंदर है। तो देखिए ये मोदी युग है और इस युग के अंदर कुछ भी पॉसिबल है। तो ये युग जो है एक्सेप्शनल युग है, इसमें तमाम बातें होती थी जो एक्चुअली आजकल नहीं होती, तो उनको फिलहाल आप कुछ समय के लिए छोड़ दें। कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट आपका जो है वो अगर सस्ते रेट पे अपनी कॉस्ट से भी ज़्यादा नीचे जाके इसलिए बेचा जाए कि हम मार्केट की कंपटीशन को ख़त्म कर दें, तो ऐसी सिस्टम को हम लोग प्रीडेटरी प्राइसिंग बोलते हैं, जो देश के अंदर फिलहाल मतलब अलाउड नहीं है। नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की। इसके अंदर देखिए कहा जा रहा है कि विच सेगमेंटेशन अप्रोच इज मोस्ट कंपेटेबल विद स्प्लिट ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट के हिसाब से कौन सी जो अप्रोच है आपकी बेसिकली सेगमेंटेशन की जो सबसे परफेक्ट है आपकी, तो बेनिफिट शॉर्ट, इनकम, सोशल बेनिफिट या फैमिली साइज। बहुत ही बारीक क्वेश्चन है, ध्यान से समझ के इसका आंसर करना है। विच सेगमेंट अप्रोच इज मोस्ट कंफर्टेबल विद स्पिरिट ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। तो 4 में से जो सबसे सटीक इसका आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी हमेशा हम कस्टमर के बेनिफिट की बात करेंगे। मार्केटिंग जो कंसेप्ट है वो आपसे ये कहता है कि हम कस्टमर की नीड को जानेंगे और उसे सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स कि हम मैक्सिमम बेनिफिट प्रोड्यूस करेंगे अपने प्रोडक्ट से। दैट मीन्स कि कस्टमर क्या हो, सेटिस्फाइड फील करें। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बढ़ें तो बेनिफिट शॉर्ट को अगर आप नहीं देखना चाहें तो देख सकते हैं। बेनिफिट शॉर्ट इज अ सेगमेंटेशन अप्रोच विच डिवाइड द मार्केट बेस्ड अपॉन द परसीव्ड वैल्यू, बेनिफिट और एडवांटेज कंज्यूमर परसीव्ड। हम कस्टमर को अलग अलग तरीके से बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, उसका वैल्यू क्रिएट करेंगे, उसे तमाम बेनिफिट देंगे। अल्टीमेट हम कस्टमर को इस स्प्रिट के साथ उसके साथ लगेंगे कि कस्टमर जो हो, कस्टमर का मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ सके। दैट मीन्स कि उसका जो वैल्यू क्रिएशन है वो इंप्रूव हो सके। तो वो जो हो जाएगा उसे हम बोलेंगे बेनिफिट शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन 5, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन एक बार फिर से। हु कॉइन्ड द टर्म मार्केटिंग मायोपिया। मार्केटिंग मायोपिया तो फेवरेट क्वेश्चन है यूजीसी नेट कॉमर्स वालों का। इसके अलावा यूपीएचसी ने तो पूछ ही लिया है। तो बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है। किसने कंसेप्ट दिया, फिलिप कोटलर, किथ डेविस और थियोडोर लेविट और विलियम स्टैंटन। तो बेसिकली अगर हम इसके सही ऑप्शन की बात करें तो जो आपका ऑप्शन सी है, थियोडोर लेविट जो है इसके प्रोपाउंडर हैं, इन्होंने मार्केटिंग मायोपिया जो कंसेप्ट है इसे इंट्रोड्यूस किया था। इसके बारे में आप थोड़ा सा जानेंगे बहुत ही शॉर्ट में। बात करेंगे मार्केटिंग मायोपिया की तो ये फर्स्ट टाइम जो है बेसिकली आपका थियोडोर लेविट ने, जो हार्वर्ड बिजनेस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए वहाँ के स्कॉलर हैं, इन्होंने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। और ये बेसिकली किस वजह से है, क्या ये मतलब सजेस्ट करता है, तो दिस कंसेप्ट सजेस्ट दैट बिजनेस विल डू बेटर इन लॉन्ग रन इफ़ दे कंसंट्रेट ऑन मीटिंग कंज्यूमर्स नीड। ये क्या बोलता है कि अगर कभी किसी बिजनेस को लंबे समय तक चलना है, लंबे समय तक सर्वाइव करना है या कस्टमर के साथ लंबे समय तक टच में रहना है, तो कस्टमर की नीड जो है उन पर कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। कस्टमर की ज़रूरतों को समझें और उससे हम क्या करें कि अपनी सेलिंग के थ्रू सेटिस्फाइड करने की कोशिश करें। तो वो हो जाएगा मार्केटिंग मायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4,
4 क्वेश्चन जो सबको लगभग कंफ्यूज कर देगा और मोस्टली लोग इसका गलत ऑप्शन टिक कर देंगे। पहला जो ऑप्शन है आपके पास पूछा दिया गया है कि 4 पीस ऑफ मार्केटिंग जो कंसेप्ट है वो किसने दिया हुआ है। तो नेल बॉर्डन, फिलिप कोटलर, MC कार्थी, जिसे हम मैकार्थी बोलते हैं, और ओगिलवी। बेसिकली इतने लोग जो हैं, 4 ऑप्शन है, तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला कंसेप्ट है, चूँकि जो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग है इसे एक्चुअली हम मार्केटिंग मिक्स के भी नाम से जानते हैं, और इसके जो प्रोपाउंडर हैं उसको हम किसको मानते हैं हम लोग, इसके जो बेसिकली प्रोपाउंडर हैं हम लोग वो 4 पीस ऑफ के मैकार्थी को ही मानते हैं। लेकिन इस केस में आप जेरोम मैकार्थी बेसिकली बोलते हैं। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि इसका जो सही ऑप्शन है वो मैकार्थी फ़िलहाल नहीं होना चाहिए, लेकिन मैकार्थी ही इसका सही ऑप्शन दिया गया है। शायद मुझे कोई कन्फ्यूजन रहा होगा, 1 मिनट इसको चेक कर लेते हैं। हाँ, ये शायद क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी चेंज है। यही क्वेश्चन की एक दूसरी लैंग्वेज होती है जो शायद आगे क्वेश्चन अभी आएगा, हम आपको फिर से उस क्वेश्चन पे ले चलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे जो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग है वो क्वेश्चन में 4 पीस शब्द का तो इस्तेमाल किया गया, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज कर दी गई हैं। तो उस केस में जो ऑप्शन होगा आपका नील बॉर्डन होगा। जो ये कंसेप्ट है, ये जो शब्द है आपका बेसिकली 4 पीस, ये कंसेप्ट पहली बार नील बॉर्डन ने ही इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उसको एक्चुअली फॉर्म देने का जो काम किया था वो MC कार्थी ने, यानी कि जेरोम मैकार्थी ने किया था। तो इस हिसाब से तो ऑप्शन जो सही होगा जेरोम मैकार्थी ही सही है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि जो टर्म है ये किसने, मतलब पहली बार किस बंदे ने ये शब्द मतलब कह सकते हैं कि इमेजिन किया था या निकाला था, तो वो बेसिकली होंगे आपके नील बॉर्डन। चलिए, तो इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, चूँकि भी वो क्वेश्चन आगे शायद आने वाला है। इन द हिस्ट्री ऑफ मार्केटिंग व्हेन डिड प्रोडक्शन कंसेप्ट पीरियड एंड। मार्केटिंग के हिसाब से जो प्रोडक्शन पीरियड है वो कब एंड होता है, लेट 80s, लेट 90s, 90-20 डिकेड और नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा। सी क्यों होगा आप उसके बारे में देखिए। मार्केटिंग की जो बेसिकली एरा है वो कितनी एरा के अंदर मार्केटिंग डिवाइड है वो चीज़ हम लोग यहाँ देख लेंगे। क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो कंसेप्ट पढ़ा जाए उस कंसेप्ट से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान रखा जाए, ताकि अगर दोबारा क्वेश्चन बने तो वहाँ पे हम लोगों से गलती ना हो। देखिए, इसमें जो सही ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1920 डिकेड है। अब उसको देखने से पहले हम देखेंगे कि मार्केटिंग की ओवरऑल कितनी जो है डिकेड रहे हैं। तो सबसे पहला जो डिकेड रहा है आपका 1860 से 1920 तक, जो कि मास प्रोडक्शन एरा रहा। यानी कि ये प्रोडक्शन बेसिकली किसके लिए रहा, ये ऐसा एरा रहा जिस एरा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या की गई, मार्केटिंग की जो बेसिकली जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ हैं बेसिकली प्रोडक्शन से संबंधित, वो इसी टाइम पीरियड की गई। यानी ये टाइम पीरियड था जहाँ पर वर्ल्ड इकॉनमी जो है उसमें कोशिश क्या थी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाए, और प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगा दैट मीन्स कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्ट है वो सस्ता हो जाएगा। तो करीब करीब जो 60 साल का पीरियड है 1860 से 1920 तक, ये प्रोडक्शन पीरियड आपका जो है प्रोडक्शन कंसेप्ट के लिए जाना जाता है। इसके अलावा कुछ और एराज हैं जिनके बारे में मैंने यहाँ पे शॉर्ट में देखिए दे रखा है। एक है आपका सिंपल ट्रेड एरा, ये जो था आपका प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले का जो टाइम है वो सिंपल ट्रेड एरा था। मास प्रोडक्शन जो था आपका 1860 से 1920, जो क्वेश्चन के अंदर सही था। सेल्स एरा जो है आपका 1920 से 1940, यानी 1920 से 40 तक का जो एरा है वो सेल्स एरा है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट एरा 1940 से 60, और मार्केटिंग कंपनी एरा जो है 1960 से 1990, और रिलेशनशिप मार्केटिंग का एरा जो रहा उनका 2010 तक है, 1920 से 2010 तक। और आज का जो दौर है इसका है सोशल मार्केटिंग या मोबाइल मार्केटिंग का एरा है 2010 से। तो आज के समय में मोबाइल मार्केटिंग जो है वो चरम पे है। तो फिजिकली इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हो सकता है कि इस बार वाले एग्जाम में इनमें से कुछ पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है अवेलेबल है स्क्रीन पे देखिए। इसके अंदर कहा जा रहा है द फिफ्थ मार्केटिंग, द फिफ्थ पी ऑफ मार्केटिंग स्टेटेड बाय फिलिप कोटलर। जो 5वां टर्म दिया है मार्केटिंग का फिलिप कोटलर ने, वो कौन सा दिया है, परसिस्टेंट, पर्पस, प्रोसेस या पीपुल। तो इन चार में से कौन सा कंसेप्ट फिलिप कोटलर ने दिया, मतलब 5वां पी। वैसे तो 4P की बात हम लोग कर रहे थे, जेरोम मैकार्थी ने कंसेप्ट दिया हुआ था, लेकिन जो बेसिकली 5वां पी है वो किसने दिया है। तो अगर इसके बारे में हम बात करें तो इन्होंने जो 5वां पी दिया वो पर्पस, इसका बेसिकली सही ऑप्शन होगा, यानी पर्पस जो है 5P होगा आपका। इसके बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग और चीज़ों को डिस्कस करें, अगर डिस्कशन और देखिए, अगर और कंसेप्ट की बात इसके अंदर करी जाए तो बेसिकली
जो फिलिप कोटलर हैं, फिलिप कोटलर फादर ऑफ मार्केटिंग भी कहे जाते हैं, तो कभी क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा फादर ऑफ मार्केटिंग कौन है, तो फिलिप कोटलर है। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है ये किसने, जेरोम मैकार्थी ने दिया था। लेकिन जो 5th पीस है आपका वो पर्पस है जो किसने दिया था, फिलिप कोटलर ने। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9, टेस्टिंग बिफोर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले की जो टेस्टिंग है वो क्या है आपकी, एसिड टेस्ट, कंसेप्ट टेस्टिंग, मार्केटिंग टेस्ट या टेस्ट मार्केटिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन डी, यानी कि टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि आपने पूरा प्रोडक्ट जो है तैयार कर दिया, यानी स्टार्टिंग से लगा के आपने प्रोडक्ट बिल्कुल स्टार्ट कर दिया, लेकिन लॉन्च करने से पहले आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोडक्ट कस्टमर को समझ आ रहा नहीं आ रहा, तो उसके लिए क्या करते हैं आप, टेस्ट मार्केटिंग करते हैं। तो ये बेसिकली होता है आपका टेस्ट मार्केटिंग। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है जिसको लेकर मैंने शायद थोड़ा सा कन्फ्यूजन में मेरे दिमाग में क्रिएट हुआ था। मार्केटिंग मिक्स वॉज प्रोपाउंडेड बाय, मार्केटिंग मिक्स का जो कंसेप्ट है वो किसने प्रोपाउंड किया, NH बॉर्डन, फिलिप कोटलर, स्टैनसन और W एंडरसन। इसको लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था अभी इससे पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि कंसेप्ट क्वेश्चन जो पहले था वो था 4 पीस ऑफ मार्केटिंग जो है वो किसने दिया, तो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग जो है वो मैकार्थी ने दिया हुआ था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पहले जा चुका है। इसी 4 पीस ऑफ मार्केटिंग को एक्चुअली हम लोग मार्केटिंग मिक्स के नाम से भी जानते हैं, जो आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग जो है मार्केटिंग मिक्स है, तो ये कंसेप्ट भी जेरोम मैकार्थी ने दिया होगा, बट ऐसा नहीं है। जो मार्केटिंग कंसेप्ट है आपको 4 पीस वाला, ये NH बॉर्डन ने दिया था, ये फिलिप कोटलर ने या जेरोम मैकार्थी ने नहीं दिया था, ये NH बॉर्डन का है। इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग यहाँ से देख लेंगे, क्योंकि ये कन्फ्यूजन मुझे क्रिएट हो गया, तो हो सकता है आपको भी ये ना रहे फ्यूचर में, इसलिए इसके नोट्स को थोड़ा सा देखा जाएगा। देखिए, जो मार्केटिंग मिक्स कंसेप्ट है ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया था नील बॉर्डन ने। ये क्या थे, हु फर्स्ट स्टार्टिंग यूजिंग द फ्रेज इन 1949, 1949 के अंदर पहली बार इन्होंने क्या किया था, ये फ्रेज यूज़ किया था, एन एग्जीक्यूटिव इज मिक्सचर ऑफ इंडिग्रेंट्स। इन्होंने बोला था कि जो एक एग्जीक्यूटिव है वो क्या है, कई इंडिग्रेंट्स का बेसिकली मिक्सचर है। फिर बाद में जाके क्या हुआ कि ये जो मार्केटिंग मिक्स वाला कंसेप्ट है ये 4 पीस ऑफ मार्केटिंग को ही अडॉप्ट कर लेता है, यानी वही 4P का डिस्कशन किया जाता है इसमें, जो 4P जेरोम मैकार्थी ने दिए थे। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं रहे, जो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग है वो जेरोम मैकार्थी ने दिया है, और जो मार्केटिंग मिक्स कंसेप्ट है वो NH बॉर्डन ने दिया। हालांकि दोनों में 4 पीस का ही यूज़ किया जाता है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन मार्केटिंग इज प्राइस सेंसिटिव अ फर्म एडॉप्ट। कहा गया जब मार्केटिंग प्राइस सेंसिटिव हो, प्राइस सेंसिटिव का मतलब है कि प्राइस के जो चेंजेस हैं वो डिमांड पे इम्पैक्ट डालते हो, तो उस केस में कौन सी प्राइस स्ट्रेटजी अच्छी होगी, कॉस्ट लीडरशिप, फोकस स्ट्रेटजी या प्राइस लीडरशिप या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन ए, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी जो होगी वो इस केस में परफेक्ट रहेगी। यानी कि जब प्राइस सेंसिटिव होगा तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट लीडरशिप टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। दैट मीन्स कि ये पोर्टर की जर्नी की स्ट्रेटजीज में से एक है। ये क्या बताती है आपसे, कहा गया है कि अगर किसी भी कंपनी को बेसिकली कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस का लाभ लेना है मार्केटिंग के अंदर, आपको क्या करना है, अपनी कंपटीशन को ख़त्म करके आपको अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है, तो उस केस में आपको कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि डेवलपिंग द एज दैट गेट्स यू सेल एंड टेक इट अवे फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर। अपनी सेल को बढ़ाइए। सेल को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। बहुत बेहतर तरीके से अगर आप प्रोडक्शन करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, और कॉस्ट कम होगी तो परिणाम ये होगा कि सेल आप कम प्राइस पे सेल कर पाएंगे। उससे क्या होगा, मार्केटिंग शेयर, मार्केट का शेयर बढ़ा सकते हैं। जैसे इसमें 2 ऑप्शन बताए गए हैं कि अगर हम कॉस्ट लीडरशिप का यूज़ करें तो 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले क्या हो सकता है कि अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि हमने बहुत बेहतर प्रोडक्शन किया, स्पेशलाइज हमारे पास लेबर है, मटेरियल हम सस्ता ले लेते हैं बल्क में खरीद के, तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, जिससे हम क्या होगा, अपने प्राइस को कम कर सकते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है कि हम लोअर प्राइस चार्ज करके मार्केट शेयर को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो बेसिकली तरीके हैं ये कॉस्ट लीडरशिप की टेक्निक है, जो सेंसिटिव प्राइस के केस में हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 12 की, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये क्वेश्चन। ब्लैक बॉक्स मॉडल जो है वो किससे संबंधित है, मार्केटिंग प्लानिंग से, मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग कंट्रोल या कंज्यूमर बिहेवियर। ब्लैक बॉक्स, ध्यान से समझिएगा, ब्लैक बॉक्स किससे संबंधित है, तो ब्लैक बॉक्स जो कंसेप्ट है आपका बेसिकली ये कंज्यूमर बिहेवियर से संबंधित है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में कई एग्जामों में पूछा गया है, यूपीएससी में तो आया ही है, इसके अलावा और भी एग्जामों में ये कॉन्सेप्ट पूछा गया है।
तो अ मॉडल यूज इन द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, कंज्यूमर का जो बाइंग बिहेवियर वाला कंसेप्ट है उसकी स्टडी को ब्लैक बॉक्स मॉडल से समझा जाता है। यानी ब्लैक बॉक्स से हम कस्टमर के माइंड को समझने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर किस चीज़ को परचेज करेगा और क्या इसका तरीका रहेगा, किस तरीके से प्रोडक्ट को खरीदेगा, क्या कितना पेमेंट पे कर सकता है, इन चीज़ों के बारे में पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जो प्रेस रिलीज होता है ये किसका पार्ट है, पब्लिक रिलेशन का, एडवर्टीजमेंट का, सेल्स प्रमोशन का, या नन ऑफ दीज का। तो प्रेस रिलीज का मतलब एक शॉर्ट नोटिस होता है, तो शॉर्ट नोटिस बेसिकली क्या है, ये पब्लिक रिलेशन का पार्ट है। यानी ये एडवर्टीजमेंट नहीं है, हम इसमें प्रचार नहीं करते हैं, हम अपने लोगों को एक पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो ये हम रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए काम करते हैं। यानी प्रेस रिलीज आल्सो रेफर टू अ मीडिया स्टेटमेंट और न्यूज़ रिलीज is a brief news story written by public relation professional and distributed to a broad range for media outlet। एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है जो बेसिकली हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके संदर्भ में उनको तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। तो डायरेक्ट मार्केटिंग कौन नहीं है, ध्यान रखना है, रिटेल, मेल मार्केटिंग, टेली और ई मार्केटिंग। तो यार रिटेल, इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं इसके हिसाब से कौन सा इसमें डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं है। रिटेल जो है आपका ऑप्शन बी इसका डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट नहीं, क्योंकि रिटेलिंग में हम डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बेचते तो कस्टमर को हैं, लेकिन डायरेक्ट कस्टमर पे टच नहीं होता। अगर हम इन ऑप्शंस में से इसको हम मॉडिफाई करें, मतलब एलिमिनेट करें, तो ए सी डी तो बिल्कुल डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट है, बट बी इसका पार्ट नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, जैसे डायरेक्ट मेल मार्केटिंग हो गया आपका, ये सब क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग हो गया, टेली मार्केटिंग, ईमेल, एसएमएस हो गया, ये सारे पार्ट जो है आपके डायरेक्ट मार्केटिंग के हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, लाइफ स्टाइल इज़ वन ऑफ द मेजर बेसिस ऑफ सेगमेंटिंग अ मार्केट। तो लाइफ स्टाइल जो है वो क्या है आपका, सोशो इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन सी। जो लाइफ स्टाइल है आपका, जब सेगमेंटेशन की हम बात करते हैं तो हम लोग, आपको ध्यान होगा कि सेगमेंटेशन जो है वो 4 बेसिस पे होता है। तो 4 बेसिस में एक बेसिस आपका बेसिकली साइकोग्राफिकल है, तो जो साइकोग्राफिकल है उसके अंदर लाइफ स्टाइल आती है। एक चार्ट के माध्यम से इन चीज़ों को बहुत आसानी से क्लियर किया जा सकता है। तो सेगमेंटेशन के 4 बेस हैं आपके, जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक और सोशियोग्राफिक। सोशियोग्राफिक है आपका और एक आपका बिहेवियरल। तो जो जियोग्राफिक है उसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है, रीजन आता है, कंट्री साइज, सिटी, पॉपुलेशन, क्लाइमेट। और जो आपका डेमोग्राफिक है, एज, जेंडर, फैमिली साइज, लाइफ साइकिल हो गया, इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रिलीजन, ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन साइकोग्राफी की जब हम बात करते हैं तो सोशल क्लास, लाइफ स्टाइल, पर्सनैलिटी, ये सब चीज़ें आती हैं। तो उस हिसाब से जो सही ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन, इसका जो साइकोग्राफिक वाला होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 16, ऑनलाइन मार्केटिंग जो है वो किससे एसोसिएट है, सेगमेंटेशन से, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से, डिस्ट्रीब्यूशन से, या पैकेजिंग से। तो ऑनलाइन मार्केटिंग क्या काम करती है, ऑनलाइन मार्केटिंग बेसिकली चीज़ों को ईजिली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग एसोसिएट किससे, डिस्ट्रीब्यूशन से। आप फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे, स्नैपडील पे कुछ जाके ऑर्डर करते हैं तो वहीं से डायरेक्टली चीज़ें डिलीवर हो जाती है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन आपका उससे होता है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा आपका किससे, ऑप्शन सी। ऑनलाइन के वाले जो होते हैं वो प्रोडक्ट को बनाते नहीं हैं, ना उसकी पैकिंग करते हैं, उनका काम सिर्फ क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है, यानी आप खरीदिए, आपके घर तक वो चीज़ पहुँचाते हैं। नेक्स्ट है आपका पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ये भी क्वेश्चन इस पहले उसमें भी पूछा गया था। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या है, चार्जिंग हाई प्राइस, चार्जिंग लो प्राइस और चार्जिंग कॉम्पिटिटिव प्राइस। तो आपको बताया था अभी कि जो आपका बेसिकली पेनिट्रेशन होता है उसमें हम लो स्टार्टिंग में, इनिशियल में हम लोग क्या करते हैं, प्राइस बहुत ही लो चार्ज करते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है आपका, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड्स प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस एंड टाइम एंड फॉर्म यूटिलिटी। तो बेसिकली जो फिजिकल है आपका, फिजिकल क्या आपको प्रोवाइड कराएगा, कौन सी यूटिलिटी, ये प्रोवाइड करेगा आपको प्लेस यूटिलिटी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते रहे एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, विच एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स टू डू होलसेल जनरली अप्लाई टू देयर प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव। वापस क्वेश्चन को पढ़िएगा, विच एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स डू होलसेल जनरली अप्लाई टू ऑब्टेन देयर प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव। कहा गया होलसेलर जो हैं वो कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट, अपने सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, ट्रेड प्रमोशन या डायरेक्ट मार्केटिंग। तो इंडस्ट्रियलिस्ट और जो होलसेलर हैं वो अपनी सेल को बढ़ाने के लिए पर्सनल सेलिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पर्सनल सेलिंग जो होती है, जो पर्सनल सेल करने आएगा उसे प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी जानकारियाँ होती हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ पता होंगी, उसकी वैराइटीज़ पता होंगी।
तो पर्सनल सेलिंग से जितना बेटर बताया जा सकता है उतना किसी और चीज़ से होलसेलर के बारे में नहीं बताया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस इलेक्टिव का आखिरी क्वेश्चन, विच कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट सुपीरियर प्रोडक्ट प्रोड्यूस सुपीरियर प्रोडक्ट देमसेल्व्स। तो ये किसका है, मतलब कहा गया कि बेसिकली जो कौन सा मार्केटिंग का कंसेप्ट है जो सुपीरियर प्रोडक्ट की बात करता है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सोशल और प्रोडक्ट। तो ये बेसिकली बात करता है प्रोडक्ट की। कहा गया कि जो प्रोडक्ट सुपीरियर होगा वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली अपनी डिमांड को क्रिएट करेगा। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बेहतर बनाते हैं, उसमें क्वालिटीज़ अच्छी हैं, अच्छी इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसा प्रोडक्ट है जो लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो ऑटोमेटिकली वो मार्केट के अंदर बेटर हो जाएगा। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट इस बात को वेरीफाई करता है। चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इलेक्टिव 3 की, जो अपने आप में बहुत अहम यूनिट है। इलेक्टिव 3 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है इलेक्टिव 3। तो उसका पहला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि मेजर प्रोविज़न ऑफ एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी। जो मेजर प्रमोशन है जो एम्प्लॉय हेल्थ और सेफ्टी को कवर अप करते हैं, तो उसमें पहला ऑप्शन है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, फैक्ट्री एक्ट, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय 1946 एंड द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। तो बेसिकली एम्प्लॉय के हेल्थ और सेफ्टी की जो बात करता है वो कौन सा प्रोविज़न बात करता है, वो 1948 बात करता है। यानी द फैक्ट्री एक्ट 1948 जो है आपका वो एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी वगैरह के बारे में बात करता है। यानी कि बेसिकली उनकी हेल्थ हो गई, उनकी सेफ्टी हो गई, इन फैक्टर्स को ये कैलकुलेट करता है। ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और भी एग्जाम्स के अंदर आया है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप ध्यान रखें। क्योंकि यूपीएचएससी डायरेक्ट क्वेश्चंस ज़्यादा पूछता है, इसलिए कंसेप्ट वाली चीज़ों से ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको फैक्चुअल क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन 20 की बात करेंगे। कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर पनिशमेंट। तो इसमें मेजर पनिशमेंट कौन सा नहीं है, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, डिमोशन, ट्रांसफ़र, सस्पेंशन। मतलब इसमें से कौन सा जो पनिशमेंट है बहुत ही माइनर है। तो आपको समझ आ गया होगा इसमें, भाई सस्पेंशन तो माइनर नहीं है आपका, डिमोशन भी माइनर नहीं है, ट्रांसफ़र और विद होल्डिंग इंक्रीमेंट। तो अगर आप देखिए तो ट्रांसफ़र और इंक्रीमेंट में ज़्यादा नुकसानदायक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन है, वो इंक्रीमेंट वाला जो है ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि इसमें आपकी सैलरी रुक जाएगी, सैलरी की जो बढ़ोतरी होनी थी वो नहीं होगी। लेकिन ट्रांसफ़र में क्या होगा कि आपकी सिर्फ प्लेस चेंज होगी, सैलरी आपकी नहीं घटेगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो लीस्ट नुकसान वाला है, कह सकते हैं पेनाल्टी है, वो कौन सी है आपकी, बेसिकली वो है आपकी डिमोशन। नहीं सॉरी, डिमोशन नहीं होनी चाहिए थी इसमें ट्रांसफ़र होना चाहिए था। मैंने गलती से सब ऑप्शन जो है गलत चूज़ कर दिया इसमें, तो आप यहाँ इसको हटा दें। ट्रांसफ़र जो है इसका बेसिकली सही ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि डिमोशन जो है वो लिस्ट नहीं है, सस्पेंशन लिस्ट नहीं है और होल्डिंग इंक्रीमेंट लिस्ट नहीं है। तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, इसको काट के सी कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, द मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन क्राफ्ट, ट्रेड एंड टेक्निक एरियाज इज़ नोन एज। बेसिकली जो आपकी ट्रेनिंग है, चाहे वो क्राफ्ट की हो, चाहे ट्रेड की या टेक्निकल एरियाज़ की, इन एरियाज़ की ट्रेनिंग जो है वो किसके अंदर कराई जाती है, किस टेक्निक में, वेस्टिबल ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटरिंग या अप्रेंटिस। क्राफ्ट का मतलब आप समझ रहे हैं कि जिस प्लेस पे आप काम कर रहे हैं उस एक्चुअल प्लेस की ट्रेनिंग कराई जा रही है। कुछ टेक्निकल एरियाज़ की बात करी जा रही है, कुछ बिजनेस एरियाज़ की बात करी जा रही है। तो इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग पॉसिबल है आपकी कहाँ पे, ऑप्शन डी, यानी कि अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है कि आप जॉब कर रहे हैं और अभी आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हैं, आप क्या हैं ट्रेनिंग के फॉर्म में वहाँ पे जाके कुछ चीज़ें सीखने का काम कर रहे हैं। दैट मीन्स कि जैसे जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें क्या किया जाता है कि उस तरीके की एक अप्रेंटिस कराई जाती है, जहाँ पे उन्हें कुछ टेक्निकल स्किल्स या जॉब से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें, कहा गया है कि अप्रेंटिस प्रोग्राम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एंड जॉब क्लासरूम ट्रेनिंग। इसमें जॉब ट्रेनिंग भी होती है और क्लासरूम ट्रेनिंग भी होती है। दैट मीन्स कि दो चीज़ आप अकेले साथ में सीखते हैं, थ्योरेटिकल भी सीखते हैं और प्रैक्टिकल भी सीखते हैं। तो प्रैक्टिकल में जो है आप क्या क्या सीखें, जो जॉब से संबंधित चीज़ें उनको सीखते हैं, जो एक्चुअली काम कर रहे हैं वो चीज़ सीखते हैं, और एजुकेशन में जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो चीज़ें भी आप बीच बीच में सीखते रहते हैं। तो ये जो है आपका अप्रेंटिस इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मेथड इज़ नॉट आ मैनेजरियल ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। कहा गया कि जो एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड कौन सा नहीं है। इसमें दो तरीके के मेथड्स होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसका कंप्लीट वीडियो लेक्चर भी आपको यूट्यूब पे मेरी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके इसे आप कम्प्लीटली देख सकते हैं। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है, कोचिंग है, अबाउट लर्निंग है, जॉब रोटेशन है और मैनेजमेंट गेम्स है। ध्यान रखना है आपको क्या बताना है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड कौन सा नहीं है,
तो जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी, मैनेजमेंट गिव जो है आपका वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड नहीं है। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा है जिसमें ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब को शो किया गया है। तो अगर ऑन द जॉब की हम बात करें तो इसके अंदर आपका जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग आती है, कोचिंग आती है आपकी, मेंटरिंग, जॉब रोटेशन, अप्रेंटिस और कम्युनिटी असाइनमेंट। ठीक है, अगर हम लोग ऑफ द जॉब की बात करें तो वेस्टिबल ट्रेनिंग, रोल प्लेइंग, लर्न लेक्चर मेथड, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और बिहेवियर एक्सपीरियंस ट्रेनिंग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली इसके अंदर आती हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन जो नेक्स्ट है आपके लिए, वो क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्वेश्चंस को लेकर हालांकि कुछ विवादित प्रश्न है, इसलिए इसको बिल्कुल राइट बोर्ड में रखा गया है। क्यों रखा गया है उसके बाद पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। इसमें पूछा गया है कि व्हाट आर द ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ HRM। तो एक्चुअली जो फंक्शन दे रखे हैं ये ऑपरेटिव फंक्शन नहीं है, ये आपके कौन सा फंक्शन है, मैनेजरियल फंक्शन है। तो ये क्वेश्चन आपका गलत था, इसे आयोग ने हटा दिया था। अगर यहाँ ये पूछा गया होता कि व्हाट आर द मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ HRM, तो इसमें ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उस केस में ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही होता। लेकिन ऑपरेटिव शब्द यूज़ किया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन कट फिलहाल कर दिया गया था, आयोग ने इसे हटा दिया था। यहाँ पे हम कंसेप्ट के लिए आपको दिखा देते हैं कि जो फंक्शन होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, मैनेजरियल होते हैं और ऑपरेटिव। तो मैनेजरियल में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आता है, और इसका जो बेसिकली ऑपरेटिव है उसमें एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें आती हैं। क्वेश्चन एक्चुअली गलत उन्होंने दे दिया। उन्होंने क्या किया कि ऑपरेटिंग की बात करी है और जो ऑप्शन दे रखे हैं वो मैनेजरियल के दे रखे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन ने डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें पूछा गया है कि विच इज़ नॉट अ परफॉर्मेंस मेथड। तो परफॉर्मेंस का बेसिकली कौन सा मेथड नहीं है, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी मेथड है, रैंक है, इंटरव्यू मेथड, बैलेंस स्कोर। तो 4 में से कौन सा बेसिकली आपका जो है नॉट अ परफॉर्मेंस मेथड कौन सा नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा डी, जो राइट ऑप्शन है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल होना चाहिए था। खैर, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है इंटरव्यू मेथड परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड के अंदर नहीं आता है। ऊपर के तीनों मेथड परफॉर्मेंस अप्रेजल के पार्ट हैं, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स की एक चार्ट भी आपको मिल जाएगा, इसको आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड होते हैं और कुछ मॉडर्न मेथड हैं। तो ट्रेडिशनल के अंदर रैंकिंग होता है, पेयर्ड कंपेरिजन होता है, ग्रेडिंग मेथड, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, चेकलिस्ट और एसे मेथड। लेकिन जो मॉडर्न है उसके अंदर MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कॉस्ट अकाउंटिंग, असेसमेंट और बिहेवियरल एंकरिंग रेटिंग स्केल, जिसे हम बार भी बोलते हैं, बार्स। तो ये बेसिकली मेथड्स हैं। कहीं पे भी इंटरव्यू मेथड का कोई जिक्र नहीं है, तो उस हिसाब से इंटरव्यू मेथड ये उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि जॉब एनालिसिस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन यूज्ड फॉर। जॉब एनालिसिस की जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के लिए, पॉलिसी के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए, प्रोसीजर के लिए। तो जॉब एनालिसिस की इन्फॉर्मेशन हम लोग यूज़ करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जॉब एनालिसिस से हमें पता चलता है कि एक जॉब जो बेसिकली है उसका एनालाइज करना, दैट मीन्स कि एक पार्टिकुलर काम को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और उसमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या स्किल चाहिए होती हैं। तो उस हिसाब से जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो जॉब एनालिसिस के बाद का पार्ट है। दैट मीन्स कि जॉब एनालिसिस की इन्फॉर्मेशन जॉब डिस्क्रिप्शन में यूज़ की जा रही है। इसका कंप्लीट लेक्चर भी HRM वाले यूनिट के अंदर मिल जाएगा। कोई कन्फ्यूजन है तो आप वहाँ पर जाके डेप्थ में देख सकते हैं इसे। नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स इवेल्युएटिंग एंड एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस। ये किससे रिलेटेड है, इस्टेब्लिश गुड्स, फेलो एम्प्लॉइज, एक्सेप्शन फ्रॉम वर्क एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल किससे संबंधित हो सकता है, 4 ऑप्शन में डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उन्हीं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो आपका जो स्टैंडर्ड होगा परफॉर्मेंस का, वो इस हिसाब से राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, इसमें है वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में है वो क्या है, वॉलंटरी, इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक, ऑल ऑफ दीज। तो हमेशा वर्कर पार्टिसिपेशन जो होता है आपका वो कैसा होता है, वो वॉलंटरी होता है, यानी आपकी इच्छा पर डिपेंड करेगा कि आपको पार्टिसिपेट करना है या नहीं। आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती या जोर दबाव इसके लिए नहीं डाल सकती कोई संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, इम्प्लाइज मोरल जो है वो किससे रिलेटेड है, प्रोडक्टिविटी से, एटीट्यूड से, एम्पैथी से या स्किल से। तो जो मोरल होता है आपका वो किससे संबंधित है, वो बेसिकली आपका संबंधित है आपकी एटीट्यूड से। आपका मोरल जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा, आपके एटीट्यूड से रिलेटेड होगा। दैट मीन्स कि मोरल इज अ कनेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज फीलिंग, एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट्स, देयर जॉब, सुपीरियर एंड ऑर्गेनाइजेशन।
यानी आपके जो मोरल होंगे वो बेसिकली आपकी फीलिंग, आपके एटीट्यूड, आपका कैसा बिहेवियर है, आप जॉब के प्रति कितना आश्वस्त हैं, इन सब चीज़ों से संबंधित होगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच मेथड इज़ यूज टू डिटरमाइन द वेज डिफरेंशियल। वेज डिफरेंशियल के लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है? मेरिट, जॉब रेटिंग या जॉब इवेल्यूशन। तो जो आपकी कंपनसेशन डिसाइड होता है वो जॉब इवेल्यूशन के हिसाब से। जॉब इवेल्यूशन से पता चलेगा कि आपकी वर्थ ऑफ जॉब क्या है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ वर्थ ऑफ जॉब आपकी जो इंक्रीमेंट होती है, जो सैलरी स्ट्रक्चर होते हैं वो डिसाइड होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल है क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्शन का क्या मतलब होता है? सिलेक्शन मीन्स इलिमिनेशन, टेस्टिंग, रिक्रूटमेंट या नॉट। तो सिलेक्शन का मतलब है क्या? इलिमिनेशन, यानी सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग बेस्ट एंड सुइटेबल कैंडिडेट, और बाकी को हम क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं, दैट मीन्स इलिमिनेट करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे 13 क्वेश्चन की, सिक्योरिटी बेनिफिट्स इंक्लूड्स। सिक्योरिटी बेनिफिट में क्या आता है? सोशल बेनिफिट में, सॉरी, सोशल एंड सिक्योरिटी। तो एनुअल बोनस, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ओल्ड एज पेंशन या नन ऑफ दीज। तो सोशल और सिक्योरिटी बेनिफिट में ओल्ड एज पेंशन आता है। हर कोई व्यक्ति उस जॉब को करना पसंद करता है जहाँ पे उससे फ्यूचर में कुछ बेनिफिट्स मिलें। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सोशल सिक्योरिटी के बारे में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कहा गया है कि कुछ रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं, जैसे कुछ डिसेबल्ड पर्सन हो गए या आपके चिल्ड्रंस के लिए, या कुछ इस तरीके की स्कीम आपको जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगी, जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गई, डिसेबल्ड इंश्योरेंस स्कीम हो गई। तो ये सब क्या है? ये सब सोशल और सोशल सिक्योरिटी के पार्ट है। क्वेश्चन 14 की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल से इसमें से कौन संबंधित है? पहला ऑप्शन है टास्क मेथड, प्राइस मेथड, एमबीओ, लिंक मेथड। तो इसमें से परफॉर्मेंस अप्रेजल से कौन संबंधित है? तो आपको समझ आ गया होगा, परफॉर्मेंस मेथड से बेसिकली जो रिलेटेड है आपका वो कौन है? लिंक मेथड। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा कन्फ्यूजन शायद आपको इसमें हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल से कौन संबंधित है? तो टास्क मेथड है, प्राइस मेथड है, एमबीओ है, लिंक मेथड है। तो यहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता है ये भी परफॉर्मेंस अप्रेजल का ही एक पार्ट है। तो और लिंक मेथड आपका बेसिकली जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल का डायरेक्ट पार्ट नहीं है। तो आई थिंक इसमें ऑप्शन जो है वो गलत चूज़ कर दिया गया है। तो इस ऑप्शन को आप करेक्ट कर लीजिए, इसमें सी ऑप्शन राइट होना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक पार्ट है। अभी इससे पहले मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था, आपको शायद ध्यान होगा, वापस उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। 1 मिनट का समय दीजिए जी। देखिए, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव आपके सामने है। तो इसके हिसाब से जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का ये मॉडर्न मेथड है, तो वहाँ पे शायद ऑप्शन जो है वो गलत चूज़ कर लिया गया है। तो उसे आपको क्या करना है? ठीक कर लेना है, और उस ऑप्शन को हम डिलीट करके ऑप्शन इसमें जो सही ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं? वो ऑप्शन हम लोग सी ऑप्शन को डी की जगह रिप्लेस करके ले रहे हैं, क्योंकि एमबीओ परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड है। क्वेश्चन 15 की बात करेंगे यहाँ पे, तो द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कौन से इम्फेसिस हैं? द इम्फेसिस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किससे संबंधित है? डेवलपमेंट से, पनिशमेंट से, प्रमोशन से या डिमोशन से। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो बेसिक कंसर्न है वो क्या है? वो डेवलपमेंट है। डिमोशन, प्रमोशन ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट सही होना चाहिए था, मुझे लग रहा है यहाँ भी ऑप्शन गलत चूज़ हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन फर्स्ट ही सही होगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है आपका वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ना कि डिमोशन से। डिमोशन, प्रमोशन, पनिशमेंट ये उसके सेकेंडरी पार्ट हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। ये ऑप्शन राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की बात करेंगे, द मैकेनिज्म ऑफ आइडेंटिफाइंग एम्प्लॉइज ग्रोथ पोटेंशियल इज डन थ्रू। एम्प्लॉय का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो किस माध्यम से पता चलता है? जॉब इनरिचमेंट, जॉब इवेल्युएशन, जॉब सेंटर और पोजीशन डिस्क्रिप्शन। तो अगर आप देखें तो जो बेसिकली एम्प्लॉय की ग्रोथ है वो कौन बताता है? वो बताता है जॉब इनरिचमेंट। एक होता है जॉब इनलार्जमेंट, एक होता है इनरिचमेंट। इनलार्जमेंट के अंदर क्या होता है कि आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे, ड्यूटीज़ होंगी वो बढ़ जाएंगी, लेकिन आपकी पे जो होगी वही रहेगी। और इनरिचमेंट में क्या होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं और आपकी पे स्केल भी बढ़ती है। तो ओवरऑल जो ग्रोथ होता है आपका वो जॉब इनरिचमेंट में होता है। इवैल्यूएशन जो है बेसिकली वो वर्थ ऑफ जॉब कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। ये ऑप्शन राइट होगा इसमें। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप कम फर्स्ट इन सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन में पहला स्टेप कौन सा है? प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन, इंटरव्यू और इंडक्शन।
तो जो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर पहला जो ऑप्शन होगा आपका दैट मीन्स कि प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, ये इसका पहला स्टेप होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो पहला बेसिकली इंटरव्यू होता है वो लिया जाता है, दैट मीन्स कि सबसे पहली स्टेज इसकी यही होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हु हैज़ डेवलप द सिस्टम अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो सिस्टम अप्रोच किसने डेवलप करी, डनलप ने, बेक्सेक्स ने, एडविन बी फ्लेफो और मेडिकल जीसस। तो ये जो कंसेप्ट है वो किसने दिया हुआ है, ये दिया है बेसिकली जॉन डनलप ने, यानी कि जो सिस्टम अप्रोच है वो जॉन डनलप ने दिया था। कब दिया था ये अप्रोच, 1958 में। तो ध्यान रखिएगा सिस्टम अप्रोच जेपी डनलप कब दिया था, 1958 में। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन यहाँ पे है कि टेक्निक ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस वाज डेवलप्ड बाय। जो ट्रांजैक्शन एनालिसिस है वो किसने दिया था, एल्टन मेयो, पीटर डकर, इरिक बर्न और एडम स्मिथ। तो ये जो आपका बेसिकली ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है आपका, ये इरिक बर्ने ने ये कंसेप्ट दिया था। तो इरिक बर्ने, ध्यान रखिएगा इसका राइट ऑप्शन होगा। अब हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेंगे, क्योंकि जो बेसिकली ये कंसेप्ट है आपका इरिक जो बर्न है इन्होंने डेवलप किया था ट्रांजैक्शन एनालिसिस 1950 के अंदर। ये जो ट्रांजैक्शन एनालिसिस है ये क्या बात बताता है, यूजिंग ट्रांजैक्शन डिस्क्राइब द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोशल इंटरकोर्स विद ट्रांजैक्शन एनालिसिस बीइंग ए स्टडी ऑफ सोशल इंटरेक्टर बिटवीन इंडिविजुअल। यानी कि ये इंडिविजुअल का सोसाइटी के साथ किस तरीके के मतलब कनेक्टिविटी रहती है, उन कुछ एरियाज़ पे ये बेसिकली बात करता है। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो यहाँ पे इसकी हम बात नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा बेसिक ध्यान रखना है कि ये 1950 के अंदर दिया गया था और ये किसने दिया था, इरिक बर्ने ने कंसेप्ट दिया था। इस यूनिट का, इस इलेक्टिव का जो है आपका आखिरी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन नंबर, विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डीम्ड फोरकास्टिंग मेथड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो फोरकास्टिंग मेथड कौन सा है, नहीं है इसमें मैनेजरियल जजमेंट, मैनेजमेंट ग्रिड और वर्क स्टडी और स्टैटिकल स्टडी, स्टैटिकल टेक्निक्स। तो वो बेसिकली फोरकास्टिंग की बात कर रहे हैं। तो जो फोरकास्टिंग उसके अंदर वो आपका मैनेजमेंट ग्रिड नहीं आएगा, क्योंकि मैनेजमेंट ग्रिड जो है आपका वो ब्लैक एंड माउंटेन के द्वारा दिया गया कंसेप्ट है और ये बेसिकली फ्यूचर फोरकास्टिंग के बारे में बात नहीं करता। तो 20 क्वेश्चंस का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आपका जो इलेक्टिव 3 था वो भी कंप्लीट होता है। अब आखिरी इलेक्टिव जिसमें भी डी आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो 20 क्वेश्चंस को भी आपको उसी तरीके से समझना है। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज़ नॉट रिलेटेड विद WTO। तो WTO से संबंधित कौन नहीं है आपका, ट्रिप्स, मिनिस्कल कॉन्फ्रेंस, ट्रिम्स और ट्राई। तो जो ट्राई है, ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार की स्टैच्यूटरी बॉडी है जो हमारे देश का जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसको मतलब कंट्रोल करने का काम करती है। तो ये WTO की बेसिकली मेंबर नहीं है, WTO से संबंधित नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। द कंपनी ग्लोबलाइज देयर ऑपरेशन थ्रू द डिफरेंट मीन्स। भारत जो कंपनियां वो अपने ऑपरेशन को कैसे ग्लोबलाइज कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करके, लाइसेंसिंग से, जॉइंट वेंचर से या ऑल ऑफ दीज से। तो ऊपर के तीनों ऑप्शन जो है वो ग्लोबलाइजेशन के कंपोनेंट्स हैं, ग्लोबलाइजेशन इन तीनों से किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ दीज इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फंक्शन इज नॉट फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज का कौन सा फंक्शन नहीं है, स्टेबलाइजेशन फंक्शन, हेजिंग फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन, ट्रांसफ़र फंक्शन। तो बेसिकली 3 नंबर देखना, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का कौन सा फंक्शन नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन ए, स्टेबलाइजेशन फंक्शन जो है फॉरेन एक्सचेंज का फंक्शन नहीं है, क्योंकि मार्केट का रेट स्टेबलाइज नहीं रहता है, वो चेंज होता रहता है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। हेजिंग, क्रेडिट और ट्रांसफ़र ये तीनों फंक्शन होते हैं। ये आपको इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। फंक्शन कितने होते हैं इसके, 3 होते हैं बेसिकली, ट्रांसफ़र, क्रेडिट, हेजिंग। और स्टेबलाइजेशन जो है ये इसका फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये स्टेबलाइजेशन का काम नहीं करता। क्वेश्चन 4 में देखिए आपसे कहा जा रहा है कि ADR जो GDR हैं आपके आर द एक्सीलेंट मीन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट इन इंडिया। ये तो इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए कौन है, NRI या फॉरेन नेशनल, और A एंड B। तो ADR GDR का इस्तेमाल करके कोई भी, चाहे वो NRI हो या कोई फॉरेन नेशन हो, दोनों हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि बोथ A एंड B, यानी NRI और दूसरा जो फॉरेन नेशन है वो दोनों लोग हमारे देश में ADR GDR का यूज़ करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग नाफ्टा के बारे में। विच कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ नाफ्टा। तो मेंबर कौन नहीं है, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, मेक्सिको, चाइना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दैट इज़ डी ऑप्शन, चाइना। चाइना जो है आपका नाफ्टा का मेंबर नहीं है। नाफ्टा के 3 मेंबर हैं, USA, कनाडा, मेक्सिको।
तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, चाइना इसका मेंबर नहीं है। क्वेश्चन डी की बात, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन 6 आपसे क्या कह रहा है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, फ्री ट्रेड प्रिंसिपल और डिमांड, एक मिनट थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ गड़बड़ हो पा रहा है, डिसमांटलिंग लिखा हुआ है, डिसमांटलिंग ट्रेड बैरियर और ऑल ऑफ दीज। तो इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। WTO जो है बेसिकली वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये जो काम करता है वो काम करता है आपका फ्री ट्रेड प्रिंसिपल पे, क्योंकि ये रूल बेस्ड सिस्टम नहीं है, कोई यहाँ पे तानाशाही वाला काम नहीं है, और ना ही ये तो ट्रेड बैरियर को ध्वस्त करता है। जो आपका डिसमेंटिंग है, इसका एक्चुअली हिंदी में मतलब होता है किसी चीज़ को ध्वस्त करना, दैट मीन्स उसे ख़त्म करना, समाप्त करना। तो ये फ्री ट्रेड जो है बेसिकली WTO जो है आपका वो बैरियर को भी नहीं ख़त्म करता है, ये फ्री ट्रेड प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है कि फ्रीली एक देश दूसरे देश के साथ बिजनेस को कंडक्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका ये क्वेश्चन का थोड़ा सा देखिए, नोट्स भी आपके पास अवेलेबल है, तो आप यहाँ से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। एक बार जरा इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए WTO के जो प्रिंसिपल हैं, पहला जो आपका प्रिंसिपल है वो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि ये एक मतलब ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग अलग सुविधाएं इस तरीके के इस्तेमाल करें कि जिस एक कंट्री के लिए अलग प्राइस है, एक कंट्री के लिए अलग रूल है, इस तरीके काम नहीं करता है। नेक्स्ट इसके अलावा कुछ इससे और भी संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है, जैसे फ्री ट्रेड की ये बात करता है, प्रीडिक्टेबिलिटी की बात कर रहा है, प्रीडिक्टेबिलिटी की बात करता है कि आने वाले समय में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, उससे संबंधित कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाता है। नेक्स्ट है आपका कंपटीशन को प्रमोट करता है, और डेवलपमेंट जो है आपके जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है उनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है। तो ये इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, नाफ्टा जो है किसका एग्जाम्पल है, एक कॉमन मार्केट है, कस्टम मार्केट है, इकोनॉमिक कम्युनिटी है या फ्री ट्रेड एरिया है। तो नाफ्टा बेसिकली क्या है, वो इकोनॉमिक कम्युनिटी है, इसका सी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोनॉमिक कम्युनिटी के कुछ एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। जैसे इकोनॉमिक कम्युनिटी के अंदर अगर आप देखें तो नाफ्टा भी आता है, यूरोपियन यूनियन भी आता है, काफ्टा भी आता है, और भी एक आध संस्थान जो है इसके अंदर होते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इकोनॉमिक कम्युनिटी बेसिकली क्या होता है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कम्युनिटी रिड्यूस ट्रेड बैरियर एमोंग देमसेल्व्स व्हाइल ऑफन एस्टैब्लिश्ड कॉमन टैरिफ, यानी कि जो कुछ देश हैं उससे संबंधित उन देशों के अंदर कॉमन टैरिफ इंपोज करना, और फ्री ट्रेड बैरियर्स, कोई ट्रेड बैरियर ना हो, और आपस में उन कंट्रीज़ के अंदर, मेंबर कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ किया जाए। तो जैसे नाफ्टा के बारे में आपको पता ही है कि USA, कनाडा, मैक्सिको 3 कंट्रीज़ आती हैं, और तीनों कंट्रीज़ बेसिकली रूल बेस्ड कंट्रीज़ हैं। कुछ इनके आपस में कुछ कंडीशन तय करी गई जिसके अकॉर्डिंग एक दूसरे के साथ ही बिजनेस करते हैं। क्वेश्चन 8 की बात कर ले रहे हैं। क्वेश्चन 8 थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन बारोड फ्रॉम अब्रॉड, जो विदेशों से लोन लेते हैं उस पर जो इंटरेस्ट देते हैं हम, वो किस अकाउंट के अंदर आएगा, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, एरर एंड ओमिशन या ऑफिशियल रिजर्व। तो जो हम लोन पे करते हैं वो हमारे लिए किस प्रकार की लायबिलिटी है, वो हमारे लिए एक ऐसी लायबिलिटी है जो हमें हर साल पे करनी है, तो वो कैपिटल में नहीं आएगी, वो करंट अकाउंट के अंदर आएगी। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो SDR हैं वो किस लिए जाने जाते हैं। SDR करेंसी नोट्स हैं, पेपर गोल्ड है, सिल्वर कॉइन है या गोल्ड कॉइन है। तो बेसिकली SDR जो है वो आपके लिए क्या है, SDR आपके लिए पेपर गोल्ड है। क्यों पेपर गोल्ड है, कुछ चीज़ें उससे संबंधित। SDR का फुल फॉर्म जानते होंगे, स्पेशल ड्राइंग राइट, आल्सो कॉल्ड पेपर गोल्ड। हम स्पेशल ड्राइंग राइट को पेपर कॉइन के नाम से, पेपर गोल्ड के भी नाम से जानते हैं। SDR इज नाइदर पेपर नॉट गोल्ड बट एन अकाउंटिंग एंट्री कहा गया, ना ही तो ये पेपर है ना ही गोल्ड है, बट अकाउंटिंग एंट्री इसकी होती है। इट इज़ नॉट बैक्ड बाय एनी करेंसी और प्रीशियस मेटल, यानी किसी भी करेंसी या प्रीशियस मेटल से ये मतलब कह सकते हैं कि उसके पीछे इसके उत्सर्जन के लिए नहीं रखा गया है, मतलब कोई सिक्योरिटी के फॉर्म में नहीं है, बट ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को सेटलमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है, तो इसीलिए ये जो है पेपर गोल्ड कहा जाता है इसे। क्वेश्चन जो नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, उसके अंदर है कि यूरोप बिकम सो लीगल टेंडर इन मेजर पार्ट ऑफ यूरोप इन द ईयर। जो यूरो है आपका, यूरोप नहीं सॉरी यूरो जो बेसिकली है वो सोल लीगल टेंडर यूरोप के अंदर कब बना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 1995, 99, 2002, 2008। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दैट इज़ 2002। 2002 से आपका जो यूरो है वो सोल लीगल टेंडर बना था यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, यानी कि यूरो बिकम सोल लीगल टेंडर इन यूरो एरिया कंट्रीज़ 2 months आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ यूरो बैंक नोट कॉइन्स
ऑन 1 जनवरी 2002, यानी 2002 को बाकायदा प्रॉपर लीगल टेंडर माना गया था। तो ध्यान रखिएगा ये कब आया था, 2002 के अंदर ही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखिए, इसमें है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अलाउड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्ट इन ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटी इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। तो कहा गया कि जो भारत सरकार है उसने आपका जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है वो कितनी प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में कब से इसको स्टार्ट किया था, 91, 92, 95 और सन 2003। तो भारत सरकार ने फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट दोनों में कब से लॉन्च किया था इसे, वो 1995 से। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। देखिए सिक्योरिटी एक्सचेंज जो रेगुलेशंस हैं 1995, इन्होंने फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स को से अलग सिक्योरिटीज़ में, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी, दोनों में इन्वेस्ट करने की परमिशन दी, जिसमें ये शेयर, डिवेंचर और कंपनीज़ के जो वारंट हैं इन सभी में आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस शर्त ये थी कि वो चाहे उसमें स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, बट रिकॉग्नाइज होने चाहिए, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए कहा गया है ट्रेड बिटवीन कंट्रीज फाइनेंस थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट इज आल्सो नोन एज। दो देशों के बीच में कोई बिजनेस जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट से फाइनेंस हो उसे क्या बोलते हैं, पैकिंग ट्रेड, प्री शिपमेंट ट्रेड, डॉक्यूमेंट्री ट्रेड या फॉर फीचरिंग। तो फॉर फीचरिंग तो यहाँ पर आएगा नहीं, शिपिंग ट्रेड नहीं है और प्री शिपमेंट नहीं है, तो जो एलिमिनेशन के आधार पे ऑप्शन सी बच रहा है, दैट इज ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, एक डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है, तो इसको हम लोग डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के भी नाम से जानते हैं, तो सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहा गया है कि इंडिया हैज़ बीन द मेंबर ऑफ WTO। भारत जो है वो WTO का मेंबर कब से है, 1947, 1992, 93 और 95। तो WTO का जो मेंबर है भारत कब से है, जब से WTO इस्टेब्लिश हुआ भारत तब से इसका मेंबर है, दैट मीन्स कि डी ऑप्शन राइट होगा। सभी जानते हैं कि जब WTO है आपका, ये पहले गैट के नाम से माना जाता था, तो बाद में जाके WTO बना। तो जब गैट से WTO कन्वर्ट हो गया उसी दिन से, यानी कि 1 जनवरी 1995 को इस्टेब्लिश हुआ था WTO, तब से ही भारत इसका मेंबर था। और गैट का जो मेंबर था वो 1948 में बना था। गैट का मेंबर कब बना था, 1948 में, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्री ट्रेड रेगुलेशन प्रॉपर्टी राइट। फ्री ट्रेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कम इनटू फोर्स, यानी कि फ्री ट्रेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कब से लागू हुआ, 47, 1948, 1982, 1995। तो फ्री ट्रेड हम गलत पढ़ रहे हैं इसको, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसे हम ट्रिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिप्स बोलते हैं। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कब आया था, 47, 48, 92, 95। इसका सही ऑप्शन होगा 1995, क्योंकि WTO जब आया था तो WTO के साथ ही ये आपका जो बेसिकली ट्रिप्स था इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसका 1995 राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक बार फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन। एशियान जो है ये कब बना था, 1967, 1982, 1993, 1994। एशियान जो है कब बना हुआ था, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन चूज़ करना है आपको। इसका जो राइट ऑप्शन होगा 1967, यानी कि ए ऑप्शन राइट होगा। तो बेसिकली एशियान जो है आपका वो 8 अगस्त 1967 को बना था और इसमें 5 कंट्रीज़ थे उस समय। कौन सा, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 देशों ने मिलकर क्या किया था, एशियान साइन किया था। बाद में हालांकि एशियान के जो मेंबर हैं वो बढ़ गए हैं, लेकिन शुरुआत में इसके 5 मेंबर थे। तो ध्यान रखिएगा 1967 किसका, एशियान का। उसके बाद देखिए कहा गया कि जो आपका WTO था वो कब आया था, वो कब मतलब बना था। तो ये देखिए WTO 3 क्वेश्चन बैक टू बैक आए हैं। तो WTO 1995 में बना था, अभी आपने थोड़ी देर पहले इस बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका जो है वो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिंग ब्लॉक। इसमें से ट्रेडिंग ब्लॉक कौन नहीं है आपका, तो नाफ्टा, एशियान, शार्क और IMF। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो IMF है आपका वो IMF ट्रेडिंग ब्लॉक नहीं है। IMF जो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू होता है उसको सुलझाने का काम करता है, ये ट्रेडिंग ब्लॉक नहीं है। देखिए कुछ ट्रेडिंग ब्लॉक के एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन एक ट्रेडिंग ब्लॉक का एग्जांपल है। इसके अलावा इफ्टा, इसके अलावा आपका नाफ्टा हो गया, इसके अलावा आपका शार्क भी आ सकता है इसी के अंदर। तो ये सारे क्या, ये सब ट्रेडिंग ब्लॉक हैं, लेकिन जो IMF है आपका वो ट्रेडिंग ब्लॉक नहीं है। नेक्स्ट हम लोग एशियान हो गया आपका, साफ्टा हो गया, काफ़ी सारे बहुत सारे इसके अंदर है, लेकिन IMF इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो IMF को यहाँ पे से हटा दिया गया। इसके बारे में मैंने कुछ लिख रखा है कि 1994 में आया था, ब्रेंटन वुड कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बना था और इसमें ट्विंस बोला जाता है किसको, IMF को और वर्ल्ड बैंक को। वो सब चीज़ें आपको पता होंगी शायद।
देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेरिवेटिव विच इन्वॉल्व द लीस्ट रिस्क, सबसे कम रिस्क इसमें किसके अंदर होती है आपकी, फॉरवर्ड के अंदर, ऑप्शन के अंदर, फीचर्स के अंदर या स्वैप के अंदर। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी होगा, क्योंकि जो स्वैप है आपका, स्वैप के अंदर सबसे कम रिस्क होती है। क्यों सबसे कम रिस्क होती है? क्योंकि ये ऐसी सिक्योरिटी होती है जो बहुत ही कम रिस्क टाइप की है, मतलब बहुत ही जो सिक्योर्ड रिस्क इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है। देखिए, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेरिवेटिव है ये, ज़्यादातर इसके बारे में सभी जानते हैं। दिस इज़ एन एग्रीमेंट टू एक्सचेंज वन एसेट और डेप्थ फॉर अ सिमिलर वन, एक चीज़ को उसी से बिल्कुल सिमिलर जब हो जाएगी, कंडीशन जो दी जाएगी कि इस चीज़ को तभी एक्सचेंज करना जब एक पार्टिकुलर रेट पे आ जाए, तो उस केस में रिस्क होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है दोनों पार्टी के लिए बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, इसमें पूछा गया है कि इंटरनेशनल, अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के लिए कौन सा चीज़ यूज होती है, तो आरटीजीएस, नेफ्ट, स्विफ्ट और नन ऑफ दीज। तो जो स्विफ्ट है आपका वो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है, आरटीजीएस और नेफ्ट जो है वो विद इन कंट्री हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी का। अब आखिरी क्वेश्चन जो होगा इस आपके पेपर का वो है आपका VSAT टेक्नोलॉजी जो है पहली बार किसने इस्तेमाल किया। भारत के अंदर जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उसमें VSAT ये जो टेक्नोलॉजी है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई, BSE, NSE, OTCI और ISC। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज़ NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने VST जो ट्रेनिंग है वो जो टेक्निक है आपके टेक्नोलॉजी है वो पहली बार यूज़ करी थी। तो ये बेसिकली आपका आखिरी क्वेश्चन था और इसी क्वेश्चन के साथ जो एडवर्टीजमेंट नंबर 46 है वो पूरा कंप्लीट होता है। 2 पार्ट के अंदर है, पार्ट 1 पार्ट 2, दोनों के आपको लिंक जो है इसी के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। दोनों को आप देखिए, आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि जो लेवल ऑफ पेपर था वो क्या था, और आप ये भी देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आप उसमें कर पाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, किन एरियाज़ पे और काम करने की आवश्यकता है और कैसे आपको तैयारी करनी है। तो आई थिंक ये पूरा का पूरा लेक्चर आपके लिए काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि इस तरीके के हेल्पफुल वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें तो आप बेल आइकन को हिट कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।